कंडक्टर। दूसरा जो होता है नॉन कंडक्टर। आप जानते हो कि कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो अच्छी होती है, और नॉन कंडक्टर या फिर इंसुलेटर जो है, नॉन कंडक्टर या फिर इंसुलेटर जो है उसकी कंडक्टिविटी क्या है भाई, उसकी कंडक्टिविटी क्या है, कम होती है या फिर नहीं होती, ऐसा समझे। इनके बीच में भी एक मटेरियल पाया गया, जर्मेनियम और सिलिकॉन, और भी कई वैरायटी के मटेरियल हैं जो किसी स्टेट पे कंडक्टर का भी बिहेव करते हैं और किसी स्टेट पे नॉन कंडक्टर का भी बिहेव करते हैं, इसलिए उसका नाम हम लोग यहां पे रख रहे हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर वह मटेरियल है जो समय पे कंडक्टर के जैसा भी बिहेव करते हैं और नॉन कंडक्टर के जैसा भी बिहेव करते हैं। इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच में होती है। तो सेमीकंडक्टर अपने पास कितने वैरायटी के होते हैं वो देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर आपके पास तो दो वैरायटी के मेनली मिलेंगे, एक प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, या फिर इसी को हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब शुद्ध सेमीकंडक्टर, और दूसरा जो है आपके पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है आपके प्योर होते हैं, इसमें कई वैरायटी आपके पास है। जैसे एक हम लोग अगर बात कर लें तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर हो गया आपका, एलिमेंटल में अगर बात करें तो मेनली जो अपने पास है जर्मेनियम और सिलिकॉन जो यूज होते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। और कंपाउंड सेमीकंडक्टर, तो कंपाउंड में कुछ भी हो सकता है, ऑर्गेनिक, नॉन ऑर्गेनिक, मतलब इनऑर्गेनिक, पॉलीमर, जैसे गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का ये अपना एलईडी बल्ब वगैरह होता है। दूसरी कंडीशन है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जब प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ इंप्योरिटी मिलाते हैं या फिर चेंज करते हैं उनको कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो उस समय पे जो नई सेमीकंडक्टर बनती है उसका नाम है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है अपने पास दो वैरायटी के हैं, एक पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, और दूसरा एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। इन सबको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और कैसे ये कैटेगराइज किए गए हैं उनको भी हम लोग चेक करते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एनर्जी बैंड पढ़ते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड क्या होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए, अभी तक जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसी भी एटम का, तो वह आइसोलेटेड एटम की बात करते हैं, मतलब दुनिया में केवल अगर वह अकेला एटम हो तो। अच्छा, उस अकेले एटम की बात हम लोग करें अगर, तो सबको पता है कि एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर मारते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर मारते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कि ऑर्बिट्स। अगर फिजिक्स के लैंग्वेज में बोले तो इसको हम लोग बोलेंगे कि इनकी अपनी एक एनर्जी स्टेट होती है, उसी एनर्जी स्टेट में ये चक्कर मारते रहते हैं, जिसमें ये हमेशा स्टेबल रहते हैं। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन जो यहां वाला चक्कर मार रहा है, ये यहां से यहां पे नहीं जा सकता, क्योंकि इनकी अपनी एक फिक्स एनर्जी होती है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होती है। इनकी अपनी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिलाकर के टोटल एक एनर्जी है। अगर ये एनर्जी थोड़ा बहुत ज्यादा या कम होगा तो ये जो ऑर्बिट्स के रेडियस है वो चेंज हो सकते हैं। लेकिन अगर इनकी एनर्जी में कोई भी अंतर नहीं आ रहा है तो ये वाला एनर्जी स्टेट वाला इलेक्ट्रॉन इसी में चक्कर मारेगा, और ज्यादा एनर्जी लेवल वाला इलेक्ट्रॉन अगले ऑर्बिट्स में चक्कर मारेगा, जिसको हम लोग ऑर्बिट्स बोल रहे हैं। ऑर्बिट्स का मतलब आप समझिए यहाँ पे एनर्जी स्टेट्स। और दूसरी कंडीशन, अगर हम लोग बोले कि यहाँ पे कोई चीज ऐसा है जो यहाँ पे इसको कंस्ट्रेन किया हुआ है कि सर्कुलर मोशन ही करें, तो ऐसा कोई चीज है नहीं।
कोई चीज बनी नहीं है वहां पे, बस इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहे हैं, जहां चक्कर मार रहे हैं उनका नाम हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिट्स। अब इस स्थिति में अगर ये अकेला इलेक्ट्रॉन है तो ध्यान से देखिए, यह प्लस और यह माइनस की वजह से इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी भी है इलेक्ट्रिक वाली, और साथ में इनके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी भी है, तो कुछ टोटल एनर्जी इसके पास है। अब अगर केवल आइसोलेटेड एटम के लिए हम लोग बात करें, मान लीजिए आपके पास जैसे सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन का अगर हम लोग एटॉमिक नंबर देखें तो 14 है। इनका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो हम लोग करते हैं वह एनर्जी लेवल के हिसाब से करते हैं भाई। तो वो क्या बनता है आपका 1s2 2s2 2p 6 3s2 और 3p2, 2 2 4 6 10 2 12 2 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन है इनके पास। और आउटर मोस्ट सेल में, ये आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। जो भी इलेक्ट्रॉन आपने भरा हुआ है वो उनकी एनर्जी के हिसाब से बता हुआ है कि भाई इस 3s2 के पास जो 3s है, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी इस 3p के एनर्जी जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनसे थोड़ा कम है, उस हिसाब से ये चक्कर मार रहे हैं। तो इनको हम लोग अलग अलग एनर्जी लेवल के हिसाब से रख दें, इनकी अपनी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है कि सबसे कम है 1s2 वाले में, फिर 2s2 वाले में, ऐसे चल रही है। ये बेसिक बात हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये एटम अकेला है, ये एटम अभी आइसोलेटेड है, केवल अकेले की बात कर रहे हैं, तो इनकी एनर्जी लेवल डिफाइंड है। लेकिन देखो, क्या किसी भी मटेरियल में एक ही एटम होता है? एक मटेरियल में एक ही एटम है भाई? नहीं, एक एटम में आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ एटम ही एटम है, एटम का क्रिस्टल है। तो इस स्थिति में अगर हम लोग देखें तो क्या ये एटम जो है केवल, और इस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन है जो चक्कर मार रहा है, क्या इधर वाला भी इलेक्ट्रॉन इसका भी चक्कर मार रहा होगा? इसका भी चक्कर मार रहा होगा। इस हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन जब पास में आते हैं, तो हमको पता है जब 2 चार्ज पास में आते हैं भैया, तो पोटेंशियल एनर्जी उनकी डेवलप होती है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के पास आएगा तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी कि नहीं होगी? तो जो पहले आउटर मोस्ट सेल में जितनी इलेक्ट्रॉन थी, मतलब इनकी जो एनर्जी लेवल हम लोग फिक्स किए थे कि नहीं ये वाला इलेक्ट्रॉन 3s में ही भरेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं 3p में ही भरेगा, उस स्थिति में क्या आप बता सकते हैं कि नहीं ये वाला इलेक्ट्रॉन का एनर्जी स्टेट वही है? नहीं, अब ये डिस्टर्ब होती है। जब बाहर से जब कई एटम एक साथ आते हैं तो जो आउटर मोस्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन है वही ज्यादा इफेक्टिव होता है, अंदर वाला नहीं। तो वो जो इफेक्ट होता है उनकी वजह से एनर्जी लेवल क्या होती है, चेंज होती है। एनर्जी स्टेट और भी डेवलप हो जाती हैं, जो पहले 1 2 आउटर ये केवल इतना ही डेवलप हो रही थी, अब थोड़ी सी और चेंज होती है। तो उसको समझते हैं वो कैसे कैसे होता है, तो उसका छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। और एनर्जी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। यह फेमस है आपका एनर्जी बैंड डायग्राम के नाम से, एनर्जी बैंड डायग्राम। तो मान लीजिए कि 2 एटम है, 2 एटम 4 एटम 5 एटम है, और उनके बीच की इंटर एटमिक स्पेस कुछ दूरी होगी, उनके पास कुछ दूरी होगी, उसको हम लोग R लिख रहे हैं। इधर हमने एनर्जी E लिख लिया और इधर इंटर एटमिक स्पेस R लिख लिया। इंटर एटमिक स्पेस R लिख लिया। तो देखो, जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो एटम, एक एटम दूसरे एटम का जो आउटर मोस्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होंगे, बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करेंगे। तो जैसे आइसोलेटेड के जैसा बिहेव करेंगे, बहुत दूरी पे अगर है तो जैसे एक अकेला एटम बिहेव करता है वैसे का वैसा रहेगा। तो अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें किसका,
वही सिलिकॉन की बात कर रहे हैं क्योंकि सिलिकॉन ही पढ़ना है अपने को, या फिर कोई भी एटम हो सकता है यहाँ पे। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर आपने कितना लिखा था? 14। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। तो हम सभी लोग जानते हैं कि ये आउटर मोस्ट सेल वाला है जिसके दो सब सेल 3s और 3p हैं। इसमें इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो आ सकता है जो पूल्ड फील्ड हुए हैं। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आ सकता है कितना आ सकता है भाई? 6p में। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? दो ही भरे हैं तो चार क्या है? खाली। चार एटम जो है, चार इलेक्ट्रॉन जो है और भर सकता है स्टेबिलिटी के लिए। अब इस स्थिति में अगर हम लोग देखें, अगर मान लो हम बोले कि भाई 100 सिलिकॉन एटम होता, 100 सिलिकॉन एटम होता, तो अगर इसमें अभी चार खाली हैं और चार भर सकते हैं, मतलब ऐसे बोल सकते हैं चार अनऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल वाला इलेक्ट्रॉन है और चार ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल वाला इलेक्ट्रॉन। चार भरे हुए इलेक्ट्रॉन है और चार खाली है, मतलब वहां पे अभी जगह है जहां पे भर सकता है। तो अगर 100 सिलिकॉन एटम ले लेंगे तो 400 भरे होंगे और 400 खाली स्थान मिलेगा इलेक्ट्रॉन का। 1000 होंगे तो 1000 होंगे तो 4000 भरे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और 4000 खाली मिलेंगे। ऐसे हम लोग जनरली, हमको नहीं पता कि कितना एटम रहता है, तो इस कंडीशन में जनरली हम लोग बोल लेते हैं किसी भी एटम के लिए यहां पे n एटम ले ले रहे, n एटम ऑफ सिलिकॉन ले रहे। तो आप बोल सकते हैं कि अगर एक में चार खाली है तो n में कितना हो जाएगा? 4n एनर्जी लेवल का स्टेट खाली रहेगा और 4n एनर्जी लेवल क्या रहेगा? भरा रहेगा। मतलब 4n अनऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन है और 4n ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन है। ये एनर्जी स्टेट है। अब इस स्थिति में शुरुआत में अगर हम लोग देखें आपसे सबका कॉन्फ़िगरेशन जब आपने किया तो 1s वाले में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 2s वाले इलेक्ट्रॉन में भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि वो अंदर है, 2p वाले में भी कोई अंतर नहीं आएगा। बस डिफरेंस आता है एनर्जी लेवल में, इंटरेक्शन होता है दो एटम के बीच में, तो बाहर वाले आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन ही एक एटम से दूसरे एटम वाले में डिस्टर्ब होते हैं। तो देखो भाई, अगर हम लोग बोले ये 1s2 1s2 वाला है एनर्जी स्टेट, ये क्या हो गया भाई? 2s2 वाला। ऐसे ऐसे कहां तक चला गया? ये हो गया आपका 2p6 वाला, 2p6। फिर उसके बाद आपके पास क्या आ गया? 3s2, 3s2 3p6 को देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर इनके बीच का एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत दूर हो, दो एटम है या फिर इसके पास और भी एटम है मान लो इसके चारों तरफ, तो ये जब एटम की दूरी जब कम होगी तब इंटरेक्शन बढ़ेगा और दूरी बहुत ज्यादा होगा तो इंटरेक्शन में बहुत अंतर नहीं है। तो ध्यान से देखिए, अगर ये दूरी पास में आने लगे, पहले सबसे पहले बहुत दूर पे देखते हैं, बहुत दूर पे ये जो 3s वाला है इनका एनर्जी स्टेट क्या रहेगा? डिफाइन रहेगा। 3p वाले का भी एनर्जी स्टेट क्या रहेगा? डिफाइन रहेगा। 3s2 3p2 इनकी जो एनर्जी लेवल है वो डिफाइंड है, मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन वह 3p सबसेल में ही रहने वाले हैं, उसी एनर्जी स्टेट में ही रहने वाले हैं, और जो 3s वाले इलेक्ट्रॉन है वह इसी में रहने वाले। इनकी एनर्जी फिक्स है, इनकी एनर्जी कम है और इनकी एनर्जी क्या है? ज्यादा। लेकिन जब ये एटम पास में आते हैं, मतलब इनका डिस्टेंस घटने लगता है, ये कुछ नाम दे देते हैं कि इनकी दूरी जो है d है, दो एटम के बीच की दूरी है वो क्या है? d है। और जैसे ही पास में आते हैं ये एटम, एक स्टेट ऐसा आता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है और इसका जो इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है भाई, अब ये दोनों क्या होते हैं? इंटरेक्ट होते हैं, इनकी एनर्जी में डिस्टर्बेंस आते हैं। और भी इलेक्ट्रॉन है जो क्या होगा? उनके एनर्जी में डिस्टर्बेंस आएगा। तो जैसे डिस्टर्बेंस आता है किसी की एनर्जी बढ़ती है और किसी की घटती है। तो जो यहाँ पे अभी तक 3s वाला जो एनर्जी था, 3s लेवल में जो इलेक्ट्रॉन थे वो जिस ऑर्बिट में चक्कर मारे थे उसी ऑर्बिट में चक्कर मारे थे, उनका एनर्जी स्टेट फिक्स था। लेकिन जैसे ही पास में आते हैं तो उसमें कई इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी डिस्टर्ब होती है,
और जब एनर्जी डिस्टर्ब होती है तो उस स्थिति में क्या होता है, कई एनर्जी लेवल वाला इलेक्ट्रॉन पाते हैं, जिसकी वजह से अब यहां पे अगर हम लोग बात करें, इस जगह से अगर हम लोग बात करें तो यहां पे क्या होता है भाई, यहां पे कई एनर्जी लेवल मिलना शुरू हो जाता है। ये कई एनर्जी लेवल यहां से डिस्टर्ब मतलब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, या तो कहते हैं स्प्लिट हो गया, कई एनर्जी लेवल क्या हो गए, यहां से स्प्लिटिंग होना शुरू हो गया। ये दूरी का नाम हम लोग को दे देते हैं, यहां पे इस दूरी का नाम सी दे देते हैं। इस दूरी से क्या हो गया, स्प्लिटिंग शुरू हो गया, कई एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू हो गए 3s वाले का, 3p वाले का। और एक समय ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है कि ये अगर मान लीजिए यहां से b वाले दूरी पे ये स्प्लिट होकर के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनकी एनर्जी किसी की ज्यादा किसी की कम हो जाती है, और इस तरीके से हो जाती है, इतने एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, बहुत पास पास में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर एनर्जी की बात करें तो लगभग 10⁻22-23 लेवल डिस्ट्रीब्यूट हो जाते, स्प्लिट हो जाते, इतने लेवल बन जाते, अभी भी डिस्क्रीट ही हैं लेकिन कई एनर्जी लेवल हो जाते हैं, मतलब समझ लीजिए कि हर एक जगह पे एनर्जी लेवल पाए जाने लगे। अब इस समय पे ये बात क्लियर करना मुश्किल हो जाता है कि ये 3p का इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे या फिर 3s का इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वहां पे डिस्टर्ब हुआ है, किसी का बढ़ा हुआ है और किसी का घटा हुआ है, ये मिक्स हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। अब एनर्जी लेवल डिफाइन करना बड़ा मुश्किल हो गया। अब और दूरी कम करते, तो जब और डिस्टेंस कम करते हैं तो अब क्या पाते हैं भाई, मान लो कि ये और डिस्टेंस कम करते हैं तो होता क्या है कि ये दो एनर्जी लेवल में डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर से एक नई एनर्जी लेवल क्रिएट होती है, जिसमें एक तरफ ये होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन खाली वाला एनर्जी स्टेट हो गया। जैसे यहां पे देखो, इस जगह पे केवल हम ये बोल सकते थे कि अगर n एटम है तो उसमें 4 भरे हुए इलेक्ट्रॉन हैं और 4 खाली हुए इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब 4 एनर्जी लेवल जो खाली है जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं वो स्टेट है, 4n भरे हुए हैं और 4n खाली है, इतनी एनर्जी लेवल है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, यहां पे बता नहीं पाएंगे कि किसका इलेक्ट्रॉन कहां पे है। अब जैसे ही कुछ दूरी और आते हैं, कुछ दूरी और कम करते हैं, इनको और पास में लाते हैं, तो स्थिति क्या होता है, दो एनर्जी लेवल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसमें एक ऐसा एनर्जी लेवल होता है जिसमें क्या होता है भाई, जिसमें केवल और केवल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, और एक एनर्जी लेवल ऐसा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जा सकता है लेकिन वो खाली रहता है। इस तरीके से ये जो है ये खाली स्टेट वाला एनर्जी लेवल बन गया और ये भरा हुआ एनर्जी लेवल बन गया। इनका नाम जो रखा गया बैलेंस बैंड, और इनका नाम रखा गया कंडक्शन बैंड। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें पहुंचे रहेंगे तब वही क्या होंगे, क्रिस्टल में घूमेंगे और वही फ्री इलेक्ट्रॉन के जैसा ट्रीट करेंगे। इस हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन इससे इसमें जा रहा है तब कंडक्टिविटी क्या होगी, उसकी बढ़ जाएगी। अगर ये खाली स्थान है तो कंडक्टिविटी क्या रहेगी, इसकी कम रहेगी। इसलिए इसका नाम जो रखा गया है एनर्जी गैप, इसका नाम क्या रखा गया है, एनर्जी गैप। इसमें कई एनर्जी लेवल है, कई एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड में जो पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब इस कंडीशन में जो इसका लोएस्ट एनर्जी लेवल है किसका, कंडक्शन बैंड का, और जो इसका टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल है बैलेंस बैंड का, इनकी जो एनर्जी गैप है, इनके बीच में जो गैप है, इनको बोलते हैं एनर्जी गैप। या फिर ऐसे बोलें कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एनर्जी गैप। ये अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग बनेंगे, जिसमें कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे, उसको बोलेंगे हम लोग कंडक्टर। जिसमें एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होगा उसमें नहीं जा पाएंगे, उसको बोलेंगे नॉन कंडक्टर।
और जिसमें एनर्जी गैप दोनों के बीच में होगा, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच में, उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, सेमी कंडक्टर। तो ये जो एनर्जी लेवल है इसको हम लोग कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। इस हिसाब से ये एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाती है। तो ध्यान से देखिए फिर से, जब बहुत दूरी है तो ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी एनर्जी है जैसे एक आइसोलेटेड एटम में होते हैं। लेकिन जब पास में आते हैं तो एक डिस्टेंस ऐसा आता है दोनों एटम के बीच में जहां से कई एनर्जी लेवल, एक इलेक्ट्रॉन जो इसका 3p वाला था, ऐसे कई 3p के इलेक्ट्रॉन है अगर n एटम है, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन केवल इसी स्टेट में नहीं पाए जाते, उनमें कई एनर्जी लेवल बन जाती है एटॉमिक इंटरेक्शन की वजह से। अब उसके बाद क्या होता है, ऐसे 3s वाले में भी ऐसा मिलता है। और जब डिस्टेंस कम करते हैं दो एटम के बीच का, तो ये इस तरीके से मिक्स हो जाते हैं कि 3s, 3p और 3s के इलेक्ट्रॉन, ये हम नहीं बता सकते कि किसका इलेक्ट्रॉन है, मतलब किस इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी है। फिर उसके बाद क्या हो गया, इधर आते हैं तो एक जब डिस्टेंस कम हो जाता है, इस डिस्टेंस का नाम मान लीजिए a दे दिए, ये लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के करीब रहता है। इस समय पे क्या होता है, एनर्जी जो होती है दो भागों में डिवाइड हो जाती है, मतलब एनर्जी लेवल दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। एक ग्रुप जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसमें कई एनर्जी लेवल बन गया, और एक ग्रुप जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं उसमें एनर्जी लेवल बन गया। अब जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनका नाम बैलेंस बैंड रखा गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं उसका नाम रखा गया कंडक्शन बैंड। तो इस हिसाब से हर एक मटेरियल में ये चीजें पाई जाती है। तो चूंकि नीचे वाले ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होते हैं, तो हम लोग हमेशा किसी मटेरियल को डिफाइन करने के लिए ये बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां से डिफाइन करते हैं कंडक्टर क्या होता है, नॉन कंडक्टर क्या होता है, और सेमी कंडक्टर क्या होता है। तो भाई फिर से देखते हैं, एनर्जी बैंड के हिसाब से कंडक्टर क्या होता है अपने पास, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और नॉन कंडक्टर या फिर इंसुलेटर। देखो भाई, ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड सीबी या फिर पूरा लिख देते हैं कंडक्शन, कंडक्शन बैंड, और इसके नीचे जो होता है बैलेंस बैंड। जो लोएस्ट एनर्जी लेवल होता है कंडक्शन बैंड का और जो अपर एनर्जी लेवल होता है बैलेंस बैंड का, इनके गैप को हम लोग एनर्जी गैप बोलते हैं। ये चीज अभी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है भाई, शुरुआत में सारे इलेक्ट्रॉन इसमें रहते, सभी इलेक्ट्रॉन इसमें रहते बैलेंस बैंड। लेकिन कंडक्टर के केस में क्या होता है, कंडक्टर के केस में, इस कंडक्टर के केस में क्या होता है भाई, ये जो गैप होता है वो जीरो रहती है। ये गैप क्या रहती है, जीरो रहती है। एक्चुअल में इनका बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं, मतलब इसमें भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिसकी वजह से कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उनकी कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा, और फ्रीली ये क्रिस्टल में मूव करते हैं। अब बाहर से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो करंट की एक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। ये क्या हो गया आपका कंडक्टर, जिसमें कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड क्या करते हैं भाई, ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, अब बात करते हैं किसकी भाई,
सेमीकंडक्टर की। तो अपने पास फिर से क्या है, सेमी कंडक्टर। इनका जो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड है, इसको हम लोग V 20 लिख रहे हैं और इसको C 20 लिख रहे हैं। इनके बीच में जो एनर्जी गैप होती है यह ज्यादा होती है किससे, कंडक्टर से। और इधर बगल में हम लोग इंसुलेटर को भी देख लेते हैं। तो इंसुलेटर में क्या होता है, इनके बीच में जो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप इन दोनों के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होती है, लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। अब इस स्थिति में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन सारे के सारे किस में है, बैलेंस बैंड में, बैलेंस बैंड में। अब इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जाने में एनर्जी की आवश्यकता ज्यादा होती है, और वह एनर्जी थर्मल एनर्जी के माध्यम से मिलती है, 3/2 kT, या फिर किसी फोटोन वगैरह से मिल सकता है, इस वाले एनर्जी से, थर्मल एनर्जी से मिल सकता है, या फिर एनर्जी इज इक्वल टू कोई फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे दें। अगर ये एनर्जी पा करके यहां से यहां इस लेवल पे पहुंच गया तो कंडक्टिविटी होगी, अगर नहीं पहुंच पाया तो कंडक्टिविटी नहीं होगी। तो नॉर्मल कंडीशन में हम लोग इनको यहां से यहां तक भेजने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से ये नॉन कंडक्टर रहता है, इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं पहुंच पाता, और ये क्या रहता है भाई, इम्प्टी रहती है, इम्प्टी रहता है। लेकिन अब आते हैं सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर के केस में क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन पहले से भरा हुआ है, बैलेंस बैंड में, बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। अब इनकी एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों के पास अगर हम लोग हीट दें तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें जा सकता है, और जब इसमें इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा तो इस कंडीशन में कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन पाया गया तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, मतलब इसमें करंट फ्लो कर सकता है। इसीलिए हम लोग सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। इसके पहले तो हम लोगों ने कंडक्टर पहले ही पढ़ा हुआ है, लेकिन अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं भाई कि सेमीकंडक्टर में क्या क्या स्थिति होती है। फिलहाल कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर में कोई भी एनर्जी गैप नहीं है, ओवरलैप करते हैं। नॉन कंडक्टर में क्या है भाई, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है तो ये खाली रहता है। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एनर्जी गैप कम होती है, किसके रिस्पेक्ट में, कंडक्टर से ज्यादा होती है और नॉन कंडक्टर से कम होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है कुछ पार्शियली रूप से, ज्यादा नहीं, पार्शियली जो है इसमें फिलअप रहते हैं। इसका मतलब अब ये जो मटेरियल है वो कंडक्टिविटी के लिए यूज हो सकता है, तो उसको देखते हैं हम लोग कि कंडक्टिविटी के लिए कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले फिर से हेडिंग डालते हैं हम लोग, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर अपने पास कितनी वैरायटी के थे, 2 वैरायटी के मेनली। एक क्या बताया था हमने, प्योर सेमीकंडक्टर, और एक इम्प्योर या फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाई, इसमें फिर से देख लो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो प्योर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा वाला जो है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने बोला मेनली किसको पढ़ना है हम लोग को, जर्मेनियम, जर्मेनियम और सिलिकॉन को। तो जो कंडीशन जर्मेनियम की होती है वही कंडीशन सिलिकॉन की होती है। तो चाहे आप जर्मेनियम के लिए बात करिए चाहे सिलिकॉन के लिए बात करिए। तो हम लोग चलते हैं भाई, जर्मेनियम का स्ट्रक्चर उठाते हैं और उसके बारे में स्टडी करते हैं कि क्या क्या बातें होती है।
इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। तो देखिए भाई, सबसे पहले अगर हम लोग जर्मेनियम की बात करें या सिलिकॉन की बात करें, तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन और जर्मेनियम के भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। और ये जो चारों इलेक्ट्रॉन है, अगर हम लोग बात करें सिलिकॉन स्ट्रक्चर की, तो एक सिलिकॉन जो है दूसरे सिलिकॉन से कितना बॉन्ड बनाएगा? हर एक सिलिकॉन कितना बॉन्ड बनाना चाहेगा भाई? 4 बॉन्ड। हर एक सिलिकॉन जो है 4 बॉन्ड बनाएगा। और कौन सा बॉन्ड होगा भाई? कोवैलेंट। तो ये सिलिकॉन की स्ट्रक्चर है, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर की स्ट्रक्चर की बात हम लोग कर रहे हैं। सारे सिलिकॉन ऐसे 4-4 बॉन्ड बनाए रहेंगे, 4-4 बॉन्ड बनाए हैं, ऐसे आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये आपका सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है और ये इसका चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया, यूज हो रहा है बॉन्ड बनाने में। अब क्या स्थिति हुआ? नॉर्मल टेम्परेचर पे ये जो सिलिकॉन है, इनका जो ये बॉन्ड है वो क्या है? स्ट्रांगली बना होता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ती है तो उस स्थिति में क्या होता है भाई? ये बॉन्ड ब्रेक होता है। और जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है, और जैसे इलेक्ट्रॉन निकलता है उस जगह पे अपना एक नेगेटिव मतलब अपोजिट इफेक्ट छोड़ता है। इलेक्ट्रॉन यहां से टूटा, इलेक्ट्रॉन हटा और एक अपोजिट अपना इफेक्ट छोड़ता है, जो ठीक पॉजिटिव चार्ज के जैसा होता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट नेचर वाले चार्ज के जैसा होता है, जिस चीज को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? होल्स। यह होल्स जो है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करती है। ये जो सर्कल बना रहे हैं ये है आपका होल्स, इसको हम लोग बोलते हैं डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट नेचर वाला चार्ज के पास है, मतलब प्रोटॉन के चार्ज के बराबर है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो नजदीक वाले इलेक्ट्रॉन को ये देखा नहीं गया, वो जाकर के इस होल को कंप्लीट करता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकला, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना और बगल वाले इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं गया, तो वो इलेक्ट्रॉन जाकर के यहाँ पे इससे रिकंबाइन हुआ। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ गया होगा, क्या यहाँ पे फिर से होल्स बन गया होगा? अब ऐसे ही बगल वाले इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा गया तो वो जाकर के इस होल्स को भरता है। तो जब ये होल्स यहां से, जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है, इस होल्स को रिकंबाइन करता है, तो यहां होल्स बन जाता है। ऐसे क्रिस्टल में कई जगह पे ये वाला प्रोसेस हो रहा है लगातार। हम ध्यान से देखें, इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां गया तो होल्स यहां क्रिएट हुआ, और जब ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां आया तो होल्स यहां बन गया, और फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन जब गया इसको भरने के लिए तो होल्स यहां बन गया। तो हमने देखा क्या? अरे भाई इसमें क्या फ्लो कर रहा है? इसमें तो गड्ढा फ्लो कर रहा है। कौन फ्लो कर रहा है? गड्ढा। ये जो होल्स है, ये जो गड्ढा था पहले यहां था, अब उठ करके कहां गया? यहां गया, फिर उठ करके कहां गया? यहां गया। इलेक्ट्रॉन जब यहां जा रहा है तो गड्ढा यहां जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है तो गड्ढा उसके अपोजिट में आ रहा है। मतलब सारा कंडीशन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में है। अब इस सिलिकॉन में दोनों की वजह से कंडक्टिविटी होती है, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से भी और होल्स की वजह से भी। तो शुरुआत में इक्विलिब्रियम टेम्परेचर की जब बात करें तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब Ni, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम लोग सिंपल बोल देते हैं यहाँ पे Ne, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है, और नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स
थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में बराबर रहते हैं। नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, NH, डेंसिटी ऑफ होल्स। इक्विलिब्रियम के केस में ये Ne बराबर NH रहता है और यही Ni है। इस Ni का नाम जो होता है, Ni का नाम क्या है, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक कैरियर। इंट्रिंसिक कैरियर, इंट्रिंसिक कैरियर, इंट्रिंसिक कैरियर जो टेम्परेचर की वजह से जनरेट हो रहा है। किसकी वजह से जनरेट हो रहा है? टेम्परेचर की वजह से। इसका फॉर्मूला भी है भाई, इसका फॉर्मूला क्या है इंट्रिंसिक कैरियर का? टेम्परेचर के साथ रिलेशन भी है। Ni इंट्रिंसिक कैरियर इज इक्वल टू N नॉट e टू द पावर माइनस Eg अपॉन 2kT। हालांकि ये N नॉट की वैल्यू भी आ जाएगी, कुछ कांस्टेंट इनटू T के पावर 3/2 पूरा रख दे अगर, तो Ni इज इक्वल टू जो है आपके पास N नॉट Ni इज इक्वल टू a T टू द पावर 3/2, कुछ ऐसा वेरिएशन जाता है, माइनस Eg अपॉन 2kT। टेम्परेचर बढ़ाने पे इंट्रिंसिक कैरियर की वैल्यू बढ़ती है और ये इक्वल होती है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। तो कोई बोले अगर आप बताइए इंट्रिंसिक कैरियर, तो इंट्रिंसिक कैरियर के केस में क्या होगा, यह टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, टेम्परेचर से जनरेटेड होते हैं। तो देखो भाई नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स बराबर है प्योर सेमीकंडक्टर में। लेकिन क्या इसमें जिस रेट से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, उसी रेट से इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या होते हैं, रिकंबाइन होते हैं। मतलब रेट ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर is equal to rate of recombination of electron hole pair। तो ये स्थिति रहती है भाई। अब चूंकि इसमें जो है अपने पास अगर हम लोग देखें तो कंडक्टिविटी कुछ ना कुछ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, मूव किए, तो कुछ ना कुछ तो कंडक्टिविटी आ ही सकती है, लेकिन उतनी कंडक्टिविटी नहीं है। क्योंकि इसका कारण यह भी है, अभी आपने देखा, आप बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के हिसाब से अगर देखें, देखो कोई भी डिफिनेशन रहेगा क्रिस्टल के हिसाब से और एनर्जी बैंड के हिसाब से हम लोग समझेंगे। तो अपने पास ये क्या है आपका कंडक्शन बैंड और ये क्या है भाई बैलेंस बैंड, सारे इलेक्ट्रॉन इसमें हैं। ये एनर्जी गैप बन जाती है, ये एनर्जी गैप जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, सिलिकॉन के लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। 0 केल्विन पे जर्मेनियम वाले इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है, 0 केल्विन एब्सोल्यूट 0 केल्विन पे इतनी एनर्जी नहीं, ओके नहीं भाई, 0 केल्विन इतनी एनर्जी नहीं है।